चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज है राज्य का लोक वित्त, यानी कि पब्लिक फंड के बारे में समझेंगे और पब्लिक फंड के अंतर्गत ही हम बजट के बारे में समझ लेंगे। देखो, बजट के बारे में अगर आपको पूछा जाए क्या बजट की चर्चा हमारे संविधान में है, तो प्रत्यक्षता देखो यह शब्द नहीं लिखा हुआ है। अपने संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आपका बजट के रूप में समझा जाता है। व्यवहारिक रूप से समझो तो बजट जैसे आप लोगों का भी बजट होता होगा, है ना? जैसे बजट क्या है आपका, माई बाप कौन है? माई बाप घर से जैसे आपके पैसा आता है, इसी तरीके से जब सरकार के स्तर पर समझेंगे तो वित्त मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जितने मंत्रालय हैं उन्हें बजट एलोकेट करेगा। बजट एलोकेशन का मतलब होता है जो मंत्रालय पैसों की डिमांड जैसे करेंगे और उस पर प्रॉपर एक बहस होती है और बहस के पश्चात फिर तय किया जाता है आखिर किसी मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे आप पिताजी से बहस करते होगे कि भैया हमें महीने का इतना खर्चा चाहिए, तो घर से आपको जितना पास हो पाता है वही आपका देखो बजट के रूप में सामने आ जाता है। तो आज जो स्टडी करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में समझेंगे, चूंकि यहाँ पेपर 6 में हम यूपी के बजट की विशेषताएं करने जा रहे हैं। जब आप पेपर 3 में करते हो तो वहां भारत का बजट इसी संदर्भ में ही समझना होता है। यहां देखो दिखा हुआ है आपका राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी जो होती है इसको समझ लो आप, मॉनिटरिंग पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, दो तरीके की नीतियां आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था है चाहे राज्य की अर्थव्यवस्था है इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह जो दो नीतियां हैं यह कार्य कर रही होती हैं। तो पहली वाली जो नीति दी हुई है यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी, ये देखो जो आपका पब्लिक फंड होता है और सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है कि फंड जो है पब्लिक का, इस पैसे को कैसे आर्थिक गतिविधियों में लगाया जाए और जो जवाबदेहिता है उस जवाबदेहिता के साथ में जनता का पूरा पैसा भी दिया जाए, साथ ही राजस्व जो है, इनकम जो है वह भी जनरेट की जाए सरकार की। तो ये देखो इसको लेकर के आपकी राजकोषीय नीति बनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर जो तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो जवाबदेही होती है वो आरबीआई की होती है। आरबीआई जो बैंक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, यह सब तय किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और जो नीति बनाई जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है वह कहलाती है आपकी मौद्रिक नीति। क्लियर है? तो देखो हम राजकोषीय नीति यहां समझेंगे और बेसिकली राजकोषीय नीति क्या, इसी के अंतर्गत हम बजट को समझेंगे, वो भी 2024 और 25 के। और हर साल का बजट, ध्यान रखना, हर साल का बजट एक किसी विशेष थीम पर निर्भर करता है। तो इस बार की जो थीम रही है वह रही है आपकी पिंक बजट। पिंक बजट कहने का मतलब था जो मात्र बजट के रूप में भी जाना गया है ना, मातृ शक्ति बजट। अब मातृ शक्ति बजट का मतलब यह है कि यह बजट जो है मुख्य रूप से नारी सशक्तिकरण पर फोकस था पूरा। तो ये देखो आपका इंट्रोडक्शन के स्तर पर जब भी बजट की विशेषताएं लिखने को आएगा तो ये थीम रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो भाई राजकोषीय नीति की हालिया प्रवृत्ति आपको अगर पूछी जाए तो आपको बताना है कि देखो जो अभी के आर्थिक हालात हैं, इन आर्थिक हालातों को देखते हुए, है ना, अभी बीच में आपका देखो कोविड हुआ, कोविड के पश्चात कुछ जो आपकी राजकोषीय नीति में परिवर्तन किए गए, है ना, वो आपको समझने हैं। उस संदर्भ में आपके विशेष पहलुओं को शामिल किया गया है और वही आपके बजट की विशेषताओं को तय करते हैं। समझना ध्यान से, यहां पर जब भी बजट की विशेषताएं लिखनी होगी ना, तो जो आपके पहलू हैं, जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपके पहलू शामिल किए गए हैं, वही किसी राज्य विशेष के बजट की विशेषताएं होती हैं। क्लियर? अब कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे आपके पास में, कैसे? जैसे राजकोषीय समेकन आप पढ़ोगे, फिजिकल कंसोलिडेशन जिसे बोलते हैं, तो राजकोषीय समेकन के अंतर्गत कुछ टर्म जैसे राजस्व अधिशेष आएगा, है ना, और आपका राजकोषीय घाटा आएगा। तो ये टर्म अगर आपको समझने हैं ना तो पहले कुछ टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, इससे बजट पर बहुत ही बेसिक समझ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये देखो फिगर बना हुआ है, यहां बजट को क्या किया गया है, आपका दो भागों में बांटा गया है। पहला है देखो राजस्व बजट, दूसरा है पूंजीगत बजट। तो यहां ध्यान से समझना, ऊपर क्या है ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, संवैधानिक प्रावधान भी पता होने चाहिए कि हमारे केंद्र जो केंद्रीय बजट होता है ना, इसके लिए आपका अनुच्छेद 112 है और जो आपका राज्य स्तर का बजट है यहां पर 202 आर्टिकल के तहत यह व्यवस्था की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण की। ठीक, तो नहीं अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन मिल रहा है तो संवैधानिक प्रावधानों के साथ भी आप बढ़िया भूमिका बता सकते हो। ये हो गई एक भूमिका के स्तर पर लिखने को आएगा। देखो यहाँ प्रीलिम्स के अंतर्गत आप बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। अब आप कैसे भाई यह तय करोगे कि कौन से फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं? तो अब जब यहां पर मेंस में आप विशेषताओं के अंतर्गत सारे पहलुओं पर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर सारे फैक्ट को समझ जाओगे ना, तो यहां यह भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से कचड़ा हैं। ठीक, अब देखते हैं भाई, अब यहां पर बजट को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटकर समझना जरूरी है, फिर आपको ऊपर जो टेक्निकल टर्म्स है ना सारे समझ में आ जाएंगे और विशेषताएं लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। किसी भी राज्य के बजट की विशेषताएं लिखनी होंगी लिख दोगे, किसी भी
केंद्र के स्तर पर जब बजट की विशेषताएं लिखनी होगी वो लिख दोगे। जो 2-4 फैक्ट होते हैं वो खाली आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ उतने ही बताए गए हैं, बहुत फालतू के फैक्ट्स नहीं शामिल किए गए हैं कि आप उन्हें शामिल अपने आंसर में ना कर पाओ। एटलीस्ट इतने ही फैक्ट लिखने हैं यहाँ पर जो आप अपने आंसर में उन्हें शामिल कर सको, ठीक है। तो जैसे राजस्व बजट है, अब राजस्व बजट को हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट, और वही आपका पूंजीगत बजट है जिसे आपका कैपिटल बजट बोला जाता है। पहले रेवेन्यू बजट को समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखो रेवेन्यू जो बजट होता है सरकार का, वहां दो चीजें आपको दिखाई देंगी, रेवेन्यू इनकम दिखाई देगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाई देगा। बोले भैया रेवेन्यू इनकम क्या होती है? सरकार की देखो जो इनकम होती है, प्रमुख इनकम होती है, वो देखो रेवेन्यू इनकम के रूप में जानी जाती है। अब ये राजस्व प्राप्ति होती क्या है? देखो राजस्व जो प्राप्ति होती है ना, जो सरकार टैक्सेस लगाती है, आसानी से एकदम समझना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं समझेंगे। जैसे सरकार जो टैक्सेस लगा रही है, यहाँ दो भागों में बांटते हैं, टैक्सेस होते हैं या नॉन टैक्सेस होते हैं। यानी कि सरकार कोई फाइन लगा देती है, कोई फी लगा देती है, तो ये जो टैक्स के रूप में हम सरकार को पैसा देते हैं, बोले हाँ देते हैं, तो वहां से सरकार का क्या बढ़ता है? बोले रेवेन्यू बढ़ता है, तो रेवेन्यू इनकम बढ़ती है। तो जो राजस्व बजट है, राजस्व बजट में जो रेवेन्यू प्राप्ति वाला खाता है, इसके अंतर्गत भैया देखो हमारा जो टैक्सेस से पैसा जाता है या नॉन टैक्सेस से जो पैसा जाता है, वो सब यहां पर जाता है। बोले फिर भैया ये जो यहाँ पूंजीगत प्राप्ति दिया हुआ है, कैपिटल इनकम दिया हुआ है, इससे ये अलग कैसे है? देखो अलग ऐसे है, पहले इसको समझो। यहाँ जो टैक्स आप देते हो, बताओ बदले में क्या सरकार की यहाँ कोई लायबिलिटी बनती है? बोले बिल्कुल लायबिलिटी नहीं बनती है ना। फिर दूसरा आता है कि यहां पर सरकार की कोई जवाबदेहिता नहीं बनती है, तो इसीलिए ये जो इनकम होती है, ये वाली जो राजस्व इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम होती है, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी होती है। जितनी ज्यादा आपका रेवेन्यू इनकम दिखाई देगी किसी भी राज्य की, वहां समझ लेना वहां टैक्स पेयर उतने ही ज्यादा हैं, उतने समयबद्ध तरीके से टैक्स को अपना पे कर रहे हैं, ठीक है। वहां का नागरिक जो है टैक्स को बहुत अच्छे से पे कर रहा है। तो देखो उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पर रेवेन्यू इनकम जो है काफी बेहतरीन है। अब देखते हैं दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताओ यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या होगा? यहाँ भी सरकार पैसा खर्च कर रही होगी, और कैसे खर्च करेगी यह समझते हैं। देखो यहाँ जो खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा, ना तो किसी संपत्ति का सृजन होगा, ना ही कोई देता, जो लायबिलिटी होती है, इस खर्चे के बाद से कोई लायबिलिटी भी नहीं घटती है, और ना ही इस खर्चे के बाद कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता। आसान भाषा में समझा दो भैया उदाहरण से। बोले उदाहरण ये है कि सरकार मान लो कोई योजना आई, कोई जन कल्याणकारी योजना लेकर आती है सरकार, आती है कि नहीं आती है भाई? मान लीजिए दिव्यांगों के लिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार योजना लेकर आती है, और वहां सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बोले बताओ भैया 5,000 करोड़ रुपए पर क्या एक भी पैसा सरकार बना रही है? बोले नहीं बना रही है। तो ये होता है सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपकी नजर में भी बहुत सारे मित्र होंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हुए नजर आते होंगे। यानी कि जो खर्चा हो गया ना, वो खर्चे पर आपका कोई पैसा नहीं बन रहा है, और जो लायबिलिटी, मान लो भैया हमारे पर कुछ उधारी थी, और वो खर्चा होने के बाद हमारी उधारी उतनी ही बनी हुई है, कोई देता मतलब कोई लायबिलिटी भी नहीं कम हो रही हमारे ऊपर, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो योजनागत तरीके से या गैर योजनागत तरीके से दोनों। अब देखो गैर योजनागत तरीके से कैसे? बोले बोले देखो ऐसे कि वेतन जो देती है सरकार, है ना, उत्तर प्रदेश में आप प्रशासन में जाओगे, आपका वेतन होगा। अब वेतन सरकार कहां से देगी? अब सरकार अगर वेतन देगी तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बदले में भैया कोई लायबिलिटी तो है नहीं, है ना, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी तो रहती नहीं है, वो अलग चीज है। जो आप प्रशासनिक सेवा दोगे उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे उस खर्चे के बदले कोई लायबिलिटी नहीं रहती है ना, खर्च के बदले जैसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, यहाँ यह बात हो रही है लायबिलिटी की। तो देखो खर्चा जो हुआ ना सरकार का, तो वो आपका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पेंशन देती है, वो आपका देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर? सब्सिडी दे रही है, जैसे बहुत सी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मान लो सब्सिडी देती है, तो वो भी आपका देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। समझ में आया कि राजस्व जो आय होती है और राजस्व जो खर्चा होता है ना, रेवेन्यू जो इनकम होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है? बेसिकली बहुत आसान भाषा में समझाया है कि ऐसे खर्चे, है ना, अब समझना यहाँ पर, ऐसे खर्चे जहां पर सरकार को पलटकर 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक होता है ना, आप ऐसा समझना इसको, आसानी से अपने आसपास के मित्र को देखना जो बिल्कुल बढ़िया से दिलफेक तरीके से खर्च करता हो, है ना, इसकी चिंता नहीं करता हो कि इसके हमें मुनाफा हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, तो वो होता है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू इनकम होती है, तो रेवेन्यू इनकम का मतलब है कि सीधा सीधा यहाँ सरकार को प्रॉफिट है, यहाँ कोई भी लायबिलिटी नहीं है सरकार के ऊपर, क्योंकि टैक्स भैया, टैक्स वगैरह जो वसूलती है, फी लगाती है, फाइन लगाती है, ये सीधा सीधा सरकार को प्राप्त होती है, इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अब रेवेन्यू वाला बजट। अब जिस सरकार का रेवेन्यू जो इनकम है जितना ही अच्छा होगा, उस सरकार का बजट उतना ही बेहतरीन माना जाता है, ठीक। दूसरा भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय को समझते हैं, पूंजीगत सॉरी इनकम और पूंजीगत व्यय दोनों को समझेंगे। यहाँ पर पूंजीगत इनकम के अंतर्गत वह आता है जहां पर आपकी संपत्ति देखो कम हो जाए। समझना यहाँ पर खर्चा कैसे, यहाँ देखो सॉरी यहाँ इनकम की बात हो रही है। इनकम का मतलब है सरकार के पास पैसा तो आ रहा होगा, बोले हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन ये पैसा आ कैसे रहा है?
ये पैसा ऐसे आ रहा है, सरकार उठा करके कोई पीएसयू बेच दे, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाकर कोई पीएसयू बेच दिया, अब पीएसयू बेच के सरकार की इनकम तो बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, लेकिन भैया एक बात बताओ, उसकी संपत्ति तो कम हो गई, उसका जो एसेट था वो तो कम हो गया, बोले हाँ बिल्कुल हो गया। तो इसीलिए भले ही इनकम यहाँ बढ़ता हो, लेकिन भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी सरकार के लिए। यही एक टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। वहां उठाकर क्या कर रही है सरकार, डिस इन्वेस्टमेंट में देखो, या तो पीएसयू उठाकर बेच दे रही है, या क्या कर रही है, प्राइवेटाइज करे दे रही है ना। तो ये चीजें क्या मानी जाती हैं, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए ये अच्छा एक सकारात्मक कदम नहीं माना जाता है। तो किसी भी सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का जो कैपिटल आपका इनकम है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आता है भैया खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बिल्कुल आसानी से समझो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वहां से तुलना करते हुए समझो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप वेतन है, पेंशन है, ये सब है ना, ये सब दे रहे हो, इसके बदले में कुछ भी ना संपत्ति का सृजन कर रहे हो, ना ही कोई भी देता कम हो रही है। लेकिन भैया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये बढ़िया माना जाता है। जैसे वहां पर रेवेन्यू इनकम अच्छा है, वैसे ही यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है। बोले क्यों, बोले देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है ना सरकार के द्वारा, ये लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा किया जाता है। यहाँ संपत्ति का भी सृजन होता है और देता भी कम होती है। बोले कैसे, कैसे देखो, इस तरीके से होती है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड बना रही है, बहुत लंबी रोड बना रही है, रोड बनाने में सरकार का पैसा खर्च हुआ, बोले हाँ हुआ, लेकिन लगातार क्या करेगी, कई वर्षों तक उस पर से टैक्स वसूलेगी, तो इनकम भी तो जनरेट करेगी लंबे समय तक, बोले हाँ करेगी। तो इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वेतन पेंशन में दिया गया खर्चा कैसा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और कोई अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, या कोई लोन यदि पड़ा हुआ था बहुत समय से और लोन चुका रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, क्रेडिबिलिटी हमारी बन जाएगी अच्छी। अब देखो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। यहां अब एकदम एक एक टर्म, टेक्निकल जो टर्म होता है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक शब्द एक लाइन में पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से आप समझा दोगे, क्योंकि उदाहरण के सहित आपको समझाया गया है। जैसे रेवेन्यू वाला जो था भैया, रेवेन्यू वाले में देखो जो इनकम वाला था ना, एक साथ आप सारी चीजों को समझ लेते हैं एक साथ और तुलना करते हुए। जैसे रेवेन्यू जो इनकम था ना, यहां पर बात की गई कि जो भी सरकार की इनकम होगी ना, यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं सरकार की, मतलब सरकार को टैक्स से जो मिल रहा है पैसा और सरकार को नॉन टैक्स से जो मिल रहा है पैसा, वो सारा सरकार की इनकम को बढ़ाएगा और कोई लायबिलिटी यहाँ नहीं बनती है। तो बढ़िया होता है, बल्ले बल्ले होती है सरकार की। यही पलट कर अगर पूछा जाए कैपिटल जो इनकम होती है, बोले बढ़ता तो यहाँ भी सरकार के पास पैसा है, लेकिन सरकार की यहां पर क्या हो जाती है, संपत्ति कम हो जाती है। इसका एग्जांपल है विनिवेश, है ना, जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है। या इसके अलावा देखो बारोइंग भी होता है। जैसे सरकार का क्या होता है, जब घाटा होता है ना, अब घाटा को पूरा करने के लिए सरकार उधार उठाती है, उधार के बदले उसको ब्याज तो देना होगा, उधार पे कुछ परसेंट, मान लीजिए आईएमएफ से पैसा उठा लिया भैया, अब आईएमएफ से पैसा तो उठा लिया है, लेकिन उसके बदले में कुछ परसेंट तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। बोले तो ये क्या होती है, कैपिटल भले ही इनकम होती है सरकार की, लेकिन ये अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो आप समझते हैं रेवेन्यू इनकम समझ में आ गई, कैपिटल इनकम समझ में आ गई। तो उसके बाद दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है वेतन, पेंशन, ये सब जो खर्चा जिसके बदले कोई संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा, सीधा सीधा ये समझो कि खर्चा सरकार के हाथ से पैसा जा रहा है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है। और दूसरा आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बोलते हैं ना कि बनिया बुद्धि लगाता है, तो ये समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, जो खर्चा करेगा ना बनिया बुद्धि वाला इंसान, वो देखेगा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अच्छा खर्चा माना जाता है ना, सरकार के लिहाज से। यहाँ पर सरकार अगर कहीं भी निवेश कर रही है, कोई मान लीजिए भवन निर्माण कर रही है, कोई सरकारी बिल्डिंग बना रही है, तो वहां सरकारी बिल्डिंग बनाने के बाद एक समय के बाद वो प्रॉफिट देगा, तो वो कैपिटल है, कैपिटल का निवेश है वो, है ना, एक निवेश के रूप में जाना जाएगा, तो वह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये खर्चा अच्छा है। तो कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, रेवेन्यू इनकम अच्छा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। क्लियर। अब देखो रेवेन्यू, जब अब यहां पर बात आती है रेवेन्यू घाटे की, है ना, रेवेन्यू घाटा मतलब राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का सीधा मतलब है घाटा कब होता है, जब आपका घाटा कब होता है, जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाए आपकी आय से, है ना, खर्चा से आय को घटा दो तो यही हो जाता है भैया घाटा। अब यही जब राजस्व घाटा को राजस्व आय से घटा दोगे तो हो जाएगा राजस्व घाटा। क्लियर बात है, राजस्व खर्चे को राजस्व आय से घटा दोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा राजस्व घाटा। हमारे यहाँ पर राजस्व घाटा नहीं है, उत्तर प्रदेश बजट अभी देखोगे तो समझ में आएगा, हमारे यहाँ पर राजस्व अधिशेष की स्थिति है, यानी कि अपनी इनकम राजस्व वाली बढ़िया है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अब दूसरा यही बात आती है राजकोषीय घाटा की। तो बताओ भैया राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाएगा। देखो राजकोषीय घाटे में सीधा सीधा निकाला जाता है, यहां समझ लेना, राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट निकालने का सीधा तरीका होता है जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है ना, उसमें से टोटल इनकम को निकाल दो। अब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम निकालोगे और टोटल इनकम में एक्सक्लूड रखा जाता है क्या, बारोइंग को। और बारोइंग अभी यहां पर समझाया था, बारोइंग यहां समझाया था जो कैपिटल इनकम होती है
यहाँ क्या होता है, घाटे को पूरा करने के लिए जो हमारा बजट बनाया गया, अब बजट में जो हमारा घाटा हो रहा है ना, कुल मान लीजिए जो सरकार का खर्चा हो रहा है और कुल सरकार की जो इनकम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम भैया कम हो गई, जो घाटा आया घाटे को संतुलित करने के लिए सरकार उठा लेती है मार्केट से पैसा, या तो विदेशी मार्केट से या आंतरिक मार्केट से। अब बोले जो पैसा उठा लेगी, है ना, तो पैसा उठा करके वो अपने बजट डेफिसिट को क्या कर देती है, जीरो। कभी भी देखना सरकारें अपने बजट घाटा को क्या दिखाती हैं, जीरो दिखाती हैं। ध्यान से जब डॉक्यूमेंट देखोगे तो वहां दिखाई देगा कि बजट घाटा यार जीरो दिख रहा है। बोले बजट घाटा जीरो दिखने का मतलब है कि सरकार का जो खर्चा था ना टोटल, और सरकार की जो टोटल इनकम थी, है ना, तो खर्चा ज्यादा हो रहा था, इनकम, खर्चा क्या हो रहा था, खर्चा ज्यादा हो रहा था, इनकम कम हो रही थी। तो भैया ये बताओ, इनकम को बैलेंस करने के लिए उसने मार्केट से उठा लिया पैसा, तो बारोइंग बढ़ा दी, और बारोइंग बढ़ा देगी तो खर्चा और इनकम बराबर आ जाएगा और बजट घाटा हो जाएगा जीरो। तो बजट घाटा देख करके कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो एक टर्म लाया गया वहां पर, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषी घाटा। तो राजकोषी घाटा में क्या करेंगे, सरकार का जो खर्चा है उसमें से माइनस कर देंगे जो सरकार की इनकम है टोटल। अब इसमें से इनकम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बारोइंग को। जब बारोइंग को एक्सक्लूड कर दोगे ना, तो हमें जो घाटा मिलेगा ना, वो राजकोषी घाटा मिलेगा। और यही जो राजकोषी घाटा होता है, इसी को सरकार उठाती है बारोइंग के रूप में। तो चाहे सरकार ने कितना ऋण ले रखा है ना, उसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि सरकार का राजकोषी घाटा कितना है। समझ में आए, बहुत टफ, एक तरीके से कठिन, एक टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन थी, लेकिन अगर समझ में आया होगा तो काफी आसानी से समझ में आ गया होगा कि भैया ये फिजिकल डेफिसिट भला होती क्या है, और व्यवहारिक तरीके से ही समझना है, और तभी आपकी विशेषताएं लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आपके टेक्निकल पॉइंट्स होते थे ना, वो टेक्निकल पॉइंट्स समझा दिए गए हैं। अब देखते हैं कि विशेषताएं जब लिखनी होंगी, तो विशेषताओं में देखो सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम राजकोषी समेकन के बारे में बताएं। राजकोषी समेकन क्या होता है, जो आपका फिजिकल कंसोलिडेशन होता है। ध्यान से समझना, आसान एकदम, जो कठिन शब्द हुआ करे ना, राजकोषीय समेकन, फिजिकल कंसोलिडेशन, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन अगर व्यवहारिक तरीके से समझो तो यह होता है कि आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको करते हो कि कैसे अपने बजट को संतुलित रखो, कैसे अपने खर्चे को कंट्रोल में रखो, कैसे अपनी आय को बढ़ाओ अधिक से अधिक, है ना। दैनिक जीवन में भी यही करते हो, सरकार भी देखो राजकोषीय समेकन में यही करती है कि अपने घाटे को कैसे संतुलित रखे। तो घाटे को और ऋण भार को अपने कम से कम रखे, कम से कम आपको ऋण लेना पड़े अपने दोस्तों यारों से, वैसे सरकार को भी कम से कम ऋण लेना पड़े, तभी देखो आर्थिक समृद्धि भी बढ़िया होगी, तभी आपकी भी ग्रोथ होगी, है ना। वैसे ही सरकार भी यही करती है कि कम से कम यार घाटा हो और कम से कम यार ऋण भार उठाना पड़े हमें, तो आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो। इसके लिए क्या क्या देखो प्रयास किए जाते हैं, यहां समझना, और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये उदाहरण में आप एग्जांपल्स में जब इनको बता दोगे। और एग्जांपल कौन से शामिल करने हैं, 2024-25 के बजट के जो प्रोविजंस हैं, जो 2024-25 के प्रोविजंस हैं, जो डेटा है उसी को शामिल किया गया है। और यहां से अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन सा डेटा अपने एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वह मेंस में हो चाहे वह प्री में हो। प्री और मेंस दोनों जगह पर देखो यही डेटा आपका घुमा फिराकर पूछा जाता है। अब बात आई पहली, तो राजस्व अधिशेष की। राजस्व अधिशेष, अब ये टर्म जब आ रहा होगा ना, तो क्लियर हो रहा होगा कि राजस्व वाले, देखो दो फॉर्मेट बनाए थे हमने, राजस्व और कैपिटल, है ना, जो रेवेन्यू कैपिटल। तो राजस्व वाले में राजस्व अधिशेष बनाए रखने की प्रतिबद्धता है हमारे ऊपर, यानी कि हमारे पास जो राजस्व व्यय है, वो राजस्व व्यय राजस्व इनकम से कम है, तो हमारे राजस्व अधिशेष बना हुआ है, रेवेन्यू सरप्लस बना हुआ है, वो भी कितना है, 2.97% है जीएसडीपी का। जीएसडीपी मतलब जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एस का मतलब है स्टेट का, जीडीपी जो होता है वही आपका राज्य के स्तर पर लिखा जाता है, तो जीएसडीपी के रूप में लिखा जाता है। तो 2.97% है आपका जीएसडीपी का क्या, रेवेन्यू सरप्लस, और यह लगातार बनाए रखने की प्रतिबद्धता है हमारे ऊपर हमारा, यानी कि यहाँ पर राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए, राजस्व अधिशेष की स्थिति होनी चाहिए। और रेवेन्यू इनकम अगर किसी सरकार की अच्छी है, मतलब टैक्स पेयर हमारे यहाँ काफी अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है, तभी टैक्स अच्छे से पे किया जा रहा है नागरिकों के द्वारा, या सरकार नागरिकों को सुविधाएं बेहतर मुहैया करा रही है। क्लियर बात है, यहां से ये अनुमान लगा लेना है आपको। दूसरी बात आती है राजकोषीय घाटे की। तो राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का प्रयास किया जाता है। देखो यार, यहां पर दो आपको टर्म दिखाई देंगे, एफआरबीएम एक्ट, देखो यहां दिया भी हुआ है नीचे, एफआरबीएम एक्ट जो आपका 2003 में आता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, कैसे जो घाटे का संतुलन है, घाटे को कैसे संतुलित किया जाए। अब घाटे को कैसे संतुलित किया जाए, इस संदर्भ में जो राजकोषीय घाटा है, अब राजकोषीय घाटा समझ में आ रहा हो ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, और यहां एक्सक्लूड कर देंगे बारोइंग को। तो राजकोषीय घाटा कम रखना मतलब कम से कम बारोइंग,
सरकार की कम से कम उधारी हो, मार्केट से कम पैसा उठाए। यही मतलब है कि राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का प्रयास करती है कि जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इसी में बैलेंस कर लो भैया, इसी को जीरो के पास लेकर के आओ। वैसे जीरो तो नहीं आता है यहाँ, क्योंकि सरकार का फोकस रहता है एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। कल्याणकारी अगर योजनाएं ज्यादा लेकर आएगी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो हमारा देखो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तय किया गया, एनके सिंह समिति आई, तो एनके सिंह समिति के द्वारा तय किया गया यह 3% होना चाहिए। 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया राजकोषीय घाटा, तब भी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। लेकिन जब कोविड आ जाता है तो कोविड में बढ़ा करके यह 4.5% कर दिया गया है कि अब 4.5%, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां जो हुई वो थोड़ी सी मंद पड़ गई, और आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ने के चलते सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ गया मजबूरन। अब जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो 3% जो एक डेडलाइन डिसाइड की गई थी एनके सिंह के द्वारा, इस डेडलाइन को बढ़ा करके 4.5% कर दिया गया। समझ में आया? तो देखो 23-24 के लिए 3.5 था और 24-25 के लिए 3.46 कर दिया गया। देखो कम करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। ये डेटा अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। उसका रीजन क्या है, शुरुआत में जो टेक्निकल टर्म समझा दिए गए ना, उसी के आधार पर देखो उस अप्रोच के साथ में ये सारे डेटा को यूज करना है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जो एफआरबीएम एक्ट है, इसके जो दिशा निर्देश हैं या एनके सिंह समिति को जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको देखो अनुपालन करना पड़ेगा, तभी आपका फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन है जो आपका, वो स्थापित हो सकता है बजट के अंतर्गत। एक पॉइंट अगला आता है, अब बात की जा रही खर्च की। अब देखो खर्च में लगातार वृद्धि की जा रही है। बजट का जो आकार है, यहां आप जानते हैं कि बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में वर्ष 2024 का जो बजट रहा है, अभी 2 महीने पहले जो पास किया गया बजट, पारित किया गया, तो ये अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। हालांकि यहां देखा जाए तो हर साल जो है उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो उसका विस्तार ही होता चला जा रहा है, तो खर्च का विस्तार होता चला जा रहा है, तो बजट हर वर्ष जो होता है अपने आप में सबसे बड़ा बजट हो जाता है ना। ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा बजट हो जाता है, तो इसलिए 24 वाला बजट भी ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा बजट हो गया है। और यहाँ देखो तुलनात्मक रूप से अगर डेटा आपको देना है तो 22-23 का जो बजट था 5.82 करोड़ के आसपास था, और 23-24 का बजट 6.59 लाख करोड़ था, और 2024-25 का बजट 7.36 लाख करोड़ था, जो अभी तक इतिहास का सर्वाधिक सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक एक करके देखो बजट की जब विशेषताएं लिखनी होंगी, तो जो पहलू हम लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना यहाँ पर, पहले हमने बजट के बारे में शुरुआती स्तर पर फिजिकल कंसोलिडेशन के अंतर्गत उसकी विशेषताएं बता दी है ना, किन पहलुओं का ध्यान रखना है जब आपको राजकोषीय समेकन स्थापित करना है, किन किन पहलुओं का ध्यान रखना है। फिर बजट के बारे में बताया कि अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, इसको डेटा से हमने प्रूव कर दिया। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, कृषक समुदाय के लिए, चूंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, कृषि पर टिकी हुई है। मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन किस पर टिकी हुई है, कृषि पर टिकी हुई है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमी में भी। अब जब कृषि समुदाय के लिए आखिर बजट में क्या व्यवस्था की गई है, बोले देखो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, आपको यह बताना है कि कृषि समुदाय की सहायता को लेकर के, इसकी सहायता की दृढ़ इच्छा शक्ति आपको दिखाई देगी बजट में, ये विशेषताओं के अंतर्गत बताया। अब इस बात को ऑथेंटिक कैसे करोगे, ऑथेंटिक करेंगे हम कुछ डेटा देकर के। अब डेटा के तौर पर देखो बताया गया है इस बार के बजट में कि 37 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है हमारे बजट में। देखो यह चर्चा की गई है, क्या बताया गया है, 37 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का वितरण किया गया, और केसीसी के माध्यम से किसानों की ऋण तक देखो पहुंच सुनिश्चित होती है, और वो फसल आदि की उगाही के लिए जो उसको पैसा चाहिए होता है ना, उसकी पूर्ति होगी। फिर देखो किसान मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक पेंशन देखो निर्धारित की गई है। यहाँ 60+ जो एज ग्रुप वाले लोग हैं इन्हें शामिल किया जाता है। फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई है। ये सारा डेटा जो उठाया गया है ना, ये बजट 2024-25 से ही उठाया गया है, और ये सारा डेटा आपको बताना है कि यहां से हमें यह क्लियर होता है कि सरकार, वर्तमान सरकार का स्वरूप जो है वो किसानों को लेकर, किसानों के सशक्तिकरण को लेकर के है ना समर्पित है ना, यह दिखाई देता है। अब किसान जो सम्मान निधि है, इसके तहत भी 2 करोड़ प्लस किसानों को आर्थिक मदद दी गई है। इसके बाद कुछ देखो स्पेसिफिक किसान से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की जैसे स्कीम है, जैसे कौन सी, यहाँ पर यहां आप बता सकते हो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, यह भी आप देखो नोट डाउन कर लेना। यह उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है, यानी कि राज्य कृषि विकास योजना, और इसमें 200 करोड़ रुपए का देखो बजट एलोकेट किया गया है। पहली स्कीम यह बतानी है। दूसरी आप बता सकते हो यूपी एग्रिस, क्या बताओगे, यूपी एग्रिस स्कीम। तो यूपी जो एग्रिस स्कीम है, इसके बारे में आपको बताना है कि यह विश्व बैंक के द्वारा यहां सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग किया जाता है। तो किसानों के सशक्तिकरण को लेकर के या किसानों को सहयोग देने के संदर्भ में 2 प्रमुख स्कीमों की चर्चा जरूर करनी है। पहली है स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, दूसरी है आपकी यूपी एग्रिस स्कीम। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आप एक टर्म डालोगे, जन कल्याणकारी राज्य की प्रकृति। अब जन कल्याणकारी तो पहले ही समझ में आ गया कि एक्सपेंडिचर हमेशा सरकार अपना बढ़ाकर रखती है, और इनकम भले ही सरकार की कम हो लेकिन वे आपको ज्यादा दिखाई देता है, ये कल्याणकारी स्वरूप ही दिखाई देता है आपको। अब जन कल्याणकारी राज्य की प्रकृति आपने इतना बताया, इतना बात कह करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, इसको अपनी बात को ऑथेंटिकेट करोगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए पॉइंट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं इस बार के बजट में जो दिए हुए हैं। जैसे निराश्रित जो महिलाएं हैं, इनकी पेंशन 500 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। तो यह दिखाता है कि सरकार जो महिलाओं की, निराश्रित महिलाओं है, इनको लेकर के कितना ज्यादा सोच रही है ना। सोच क्या रही है, मतलब कितना ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव के संदर्भ में यहाँ 500 से बढ़ाकर के 1000 रुपए प्रति माह करना ही दर्शाता है इसका ये तो कदम है। अब ये कदम जो है ना आपका याद रखना, ये प्रीलिम्स में भी आपका देखो पूछा जा सकता है कि भाई कितनी कर दी गई है प्रतिमाह, 500 से बढ़ा करके 1000 कर दी गई है, 700 कर दी गई है, 750 कर दी गई है। यहीं से तो डेटा जो आपका निकाला जाता है प्रीलिम्स में जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर देखो कन्या जो सुमंगला योजना है, यहाँ 15,000 रुपए हर बालिका को दिया जाता है। तीसरा है आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1000 रुपए प्रतिमाह यहाँ भी दी जाती है, और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना दी जाती है। ये हो गई आपकी जन कल्याणकारी राज्य की प्रकृति। हमारे राज्य का जो नेचर है वो जन कल्याणकारी है, ये आपको प्रूव करना है। तो कुछ सरकार के जो प्रोविजंस हैं बजट में, जो आपके निर्धारित किए गए हैं, जो एलोकेट किया गया है, वो बता देना है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है क्या सरकार के द्वारा। बजट की देखो विशेषताएं लिखने में आपको समझ में आया, पहले बजट के बारे में बताना है कि भाई बजट का स्वरूप कैसा है, फिजिकल कंसोलिडेशन को लेकर के क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। फिर देखो आपने बता दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। फिर देखो सेकेंडरी सेक्टर में बताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार क्या काम कर रही है। अवसंरचना पर जितना ही अच्छा काम करेगी सरकार, उतना ही समझ में आ जाएगा कि हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, उतना ही बेहतर तरीके से फलीभूत होगा, है ना, फलेगा फूलेगा। ठीक, अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार काम कर ही रही है। इसी संदर्भ में आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन चुका है, बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ चुका है। तो कारण क्या है भाई, जो अवसंरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लगातार यहाँ प्रयास किया जा रहा है। यहाँ एग्जाम्पल आपको देखो गंगा एक्सप्रेसवे है ना, जो आपका अभी भी निर्माणाधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे हो गया जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है सरकार के द्वारा। डिफेंस कॉरिडोर देखो स्थापित किया जा रहा है। मेट्रो विकास कार्य आप बता सकते हो। यहां आप देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के जो बात की गई है उसको बता सकते हो, है ना। जो आपका अयोध्या देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो आपके 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, इनकी चर्चा कर दो। परिवहन के स्तर पर देखो आप रोड ट्रांसपोर्ट संबंधित जो भी आपको दिखाई दे रहा है, विकास प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, या जो एलोकेशन किया जा रहा है पैसे का, बजट में जो पैसे का एलोकेशन किया गया है, इसको आप चाहना तो नोट डाउन कर लेना साइड में ही। तो अवसंरचनात्मक सुधार आपको बताने कैसे हैं, अवसंरचनात्मक सुधार के अंतर्गत ही आपको परिवहन के स्तर पर जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ ग्रीन कॉरिडोर, यहाँ आरआरटीएस के बारे में भी आप बता सकते हो, है ना। दिल्ली से मेरठ तक की जो क्षेत्रीय रीजनल रैपिड जो आप समझिए ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट की गई है ना, तो इसके ट्रेन सारी जो सर्विस स्टार्ट की गई है आपकी, उसके बारे में आप बता सकते हो। और आप परिवहन के स्तर पर देखो हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का जो विकास किया जा रहा है, यहाँ बताना है। इसके साथ साथ आप क्या बता सकते हो, धार्मिक पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ बौद्ध सर्किट, है ना, कृष्णा सर्किट, ये सारे जो परिपथों का निर्माण किया जा रहा है, इन सारे परिपथों का जो निर्माण किया जा रहा है, इसकी चर्चा भी आप कर सकते हो। तो ये बजट की प्रमुख रूप से हमें विशेषताएं दिखाई देंगी, और इन्हीं को बताना है जब भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बारे में लिखना है। अब भैया राज्य सरकार के जब बजट के बारे में लिखोगे, तो क्या केंद्र सरकार के बजट के बारे में जब आपको लिखना होगा, कुछ अलग थोड़ी लिखना होगा। वहां भी आपको देखो सभी पहलुओं पर, इन्हीं पहलुओं पर ही तो चर्चा करनी है, और इन पहलुओं के बारे में बताते बताते आपके राज्य या केंद्र सरकार के जो भी होगा बजट की विशेषताएं क्लियर हो जाएंगी। कुछ अलग से हुआ थोड़ी ना लिखना होता है। फिर कंक्लूजन में आपको बताना है कि देखो राज्य सरकार का जो बजट है इस बार का, उसमें ज्यादातर हिस्सेदारी जो है व्यय के रूप में राजस्व व्यय की है। अब बोले राजस्व व्यय की हिस्सेदारी है, इसका मतलब क्या है समझाओ। देखो राजस्व व्यय दो तरीके का व्यय है अपने पास, एक पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है कि नहीं। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। कोई एक बात बताओ, निस्वार्थ भाव से तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है, और कोई इस भाव से खर्च कर रहा है कि बदले में उसको प्रॉफिट चाहिए, तो तुम्हारे लिए कौन बढ़िया है। बोले यार हमारे लिए वो बढ़िया है जो निस्वार्थ भाव से खर्चा कर रहा है। तो बोले सरकार भी अगर राजस्व व्यय कर रही है, इसका मतलब है निस्वार्थ भाव से खर्च कर रही है। और जब वह निस्वार्थ भाव से खर्च कर रही है, तो सरकार की मानसिकता कैसी है, जन कल्याणकारी है। और वहीं अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाई देता, तो ये समझ में आता है सरकार जो अपना पैसा बनाने के लिए केवल खर्च कर रही। हालांकि अच्छा वही माना जाता है जो एक्सपेंडिचर कैपिटल होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन सरकार के ऊपर मजबूरन लोड इतना है। देखो यार वेतन देना है, उसको पेंशन देना है ना, योजनाएं कल्याणकारी लेकर आनी है, क्योंकि गरीब वर्ग इतना ज्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है।
या तो गरीब वर्ग को बाहर निकालो, और सब्सिडी देनी होती है किसान वर्ग को जो सब्सिडी देनी होती है, ये सब कहाँ आता है? ये सब राजस्व व्यय में ही आता है। तो इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जो ज्यादातर खर्चा जाता है ना, वो राजस्व व्यय में जाता है। इस संदर्भ में देखो हमारा जो जो ये क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा है, ये भी देखो दिखाई देता है आपको 3 से ऊपर। कारण यही होता है कि राजस्व व्यय अधिक होना। अब समझ में आया है? तो इसीलिए आपको लेकिन सकारात्मक कंक्लूजन देना है, राजस्व व्यय को भी दिखाना है, सरकार के सकारात्मक अप्रोच के साथ में राजस्व व्यय को दिखाना है। राजस्व व्यय की क्या क्या नुकसान होते हैं ये तो समझ में आ गए, लेकिन जब कंक्लूड करोगे ना, तो राजस्व व्यय को सरकार के एक सकारात्मक अप्रोच के रूप में जब बताना होगा, तो बताओगे कि राजस्व व्यय करने का मतलब ही है कि सरकार की जो मानसिकता है वो जन कल्याणकारी है। ठीक, तो चलो फिर ये बजट वाला टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया होगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2024-25 वाला बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो ये आधे घंटे का वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक रहा है, अब आप लिख पाने की स्थिति में होगे। बहुत से बच्चों ने ट्राई भी किया है कि भाई चलो लिखते हैं, कुछ ने नहीं ट्राई किया है तो ये वीडियो देखकर अब लिख डालना, ठीक है? अब मत छोड़ना और बढ़िया से तैयार करना। यहाँ से प्रीलिम्स में भी देखो यही सारे फैक्ट आएंगे, कुछ अलग नहीं आता है, और फैक्ट यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वहां पर, लेकिन यहाँ लिमिटेड आपको पढ़ना है। जब मेंस में आपको लिखना है तो लिमिटेड आपको फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, बहुत फैक्ट आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।